हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल छाया क्लासेस। आज इस वीडियो में हम भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को विस्तार से समझेंगे तथा इसी के साथ इस अधिनियम से संबंधित आपकी सारी कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि यह अधिनियम प्रतियोगी परीक्षाओं के प्री और मेंस दोनों में पूछा जाता है। चलिए इस अधिनियम को विस्तार से समझते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1892 के अधिनियम ने भारत के सांविधिक इतिहास के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम किया, जिसके आधार पर आगे चलकर भारत में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की स्थापना संभव हो सकी। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892 से संसदीय व्यवस्था का शुभ आरंभ तथा अप्रत्यक्ष चुनाव का शुभारंभ। अब हम देखेंगे कि इस अधिनियम के पीछे पृष्ठभूमि क्या थी। पहला देखिए, भारत में अकाल। भारत में सन 1877 के भीषण अकाल के कारण देशी प्रजा में असंतोष व्याप्त हो गया तथा सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई। इसके अतिरिक्त 1877 से 1885 के बीच राजनीतिक स्थिति ने भी विस्फोटक का रूप धारण कर लिया, जिससे ब्रिटिश सरकार को खतरा उत्पन्न हो गया। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस की स्थापना। इसी समय A.O. ह्यूम ने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कर दी, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार पर राजनीतिक दबाव भी पड़ना शुरू हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष 3 प्रमुख मांगे रखी। पहला, विधान परिषदों में निर्वाचित भारतीय सदस्यों का समावेश तथा उनकी संख्या में वृद्धि। नेक्स्ट, प्रांतों में भी निर्वाचित सदस्यों को चयन तथा संख्या में वृद्धि। अगला देखिए, विधान परिषदों में बजट पर बहस करने तथा सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाए। यह राष्ट्रवादी आंदोलन का ही असर था कि सरकार को 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के जरिए कानून निर्माण की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन करने पड़े। अंतोगत्वा मई 1892 में इस विधेयक को ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति प्राप्त हो गई और यह विधेयक भारत शासन अधिनियम 1892 के नाम से पारित हुआ। अब इस अधिनियम का उद्देश्य देखते हैं। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य भारतीयों को सरकारी कार्यों में अधिक सहभागिता के अवसर अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति द्वारा उपलब्ध कराना था, जिसे परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि द्वारा कार्यान्वित किया गया। संक्षेप में कहें तो 1892 के अधिनियम के द्वारा पूर्व के लागू 1861 के अधिनियम की कमियों को दूर करना था। अधिक जानकारी के लिए 1861 से संबंधित मेरे वीडियो को आप देख सकते हैं। अगला देखिए, इस अधिनियम की विशेषताएं। अधिनियम 1892 के प्रावधान तथा विशेषताएं, इसको हम मुख्यतः 4 भागों में बांटकर समझ सकते हैं। मुख्य भाग पहला, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार, परिषदों का बजट पर बहस का अधिकार, प्रांतीय विधान परिषदों की विधायी शक्ति का विस्तार और नेक्स्ट, विधान परिषदों में अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का शुभारंभ। इसको आगे हम एक एक करके विस्तार से समझेंगे। पहला, गवर्नर जनरल की परिषद या सर्वोच्च परिषद का विस्तार। पहला पॉइंट देखिए, अब इसमें न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 सदस्य हो सकते थे। अगला, इनमें से आधे गैर सरकारी सदस्य होने चाहिए थे। अगला देखिए, इन सदस्यों के अलावा इसमें 9 पदेन सदस्य भी थे। इस प्रकार गवर्नर जनरल की परिषद में 16 और 9 सदस्य मिलाकर कुल 25 सदस्य होने थे। ठीक है। इसी तरह प्रांतीय विधान परिषद में भी सदस्य संख्या में वृद्धि की गई, जिसमें 20 सदस्य होंगे बम्बई, मद्रास एवं बंगाल की परिषदों के लिए तथा 15 सदस्य पश्चिमी प्रांत तथा अवध के लिए होंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, परिषदों का बजट पर बहस का अधिकार। पहला पॉइंट देखिए, कुछ प्रतिबंधों के अधीन परिषदों को वार्षिक वित्तीय बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, जो पहले नहीं था। इस तरह
अब परिषद का कोई भी सदस्य सरकार की वित्तीय नीति का खुलकर आलोचना कर सकता था। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज भी संसद में बजट पेश होता है तो बहस और प्रश्न किए जाते हैं। इस प्रकार यह माना जाता है कि संसदीय व्यवस्था की नींव इसी अधिनियम से पड़ी। इसके साथ अब सार्वजनिक हित के लिए प्रश्न पूछे जा सकते थे। किस चीज़ के लिए? सार्वजनिक हित के लिए। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। लेकिन परिषद को 6 दिन की पूर्व सूचना दिया जाना आवश्यक था तथा सरकारी विवाद से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की मनाही थी। नोट देखिए, पूरक प्रश्न पूछे जाने का अधिकार नहीं था। ये ध्यान रखिएगा कि पूरक प्रश्न पूछे जाने का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रांतीय विधान परिषदों की विधायी शक्ति में विस्तार किया गया, लेकिन इसकी 2 प्रमुख शर्तें थीं। प्रथम शर्त क्या है? गवर्नर जनरल की पूर्वानुमति आवश्यक थी। द्वितीय शर्त देखिए, स्थानीय परिषद द्वारा निर्मित कानून में कोई फेरबदल करने का अधिकार नहीं था। अगला पॉइंट देखिए, विधान परिषदों में अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का शुभारंभ। यह प्रावधान इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण तथा प्रगतिवादी कदम था, क्योंकि इससे पूर्व 1861 अधिनियम में सदस्यों को मनोनीत किया जाता था। इसके तहत केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद दोनों में गैर सरकारी सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से चुनाव का प्रावधान किया गया। हालांकि चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। अब हम इस अधिनियम का मूल्यांकन देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। अधिनियम का मूल्यांकन, इसमें सबसे पहले अधिनियम 1892 की महत्ता देखते हैं। भारत में परोक्ष चुनाव पद्धति लागू करके इस अधिनियम द्वारा भारतीयों के असंतोष को समाप्त करने का प्रयास किया गया था। दूसरा देखिए, परिषदों के सदस्य मनोनीत होने के कारण इस व्यवस्था को प्रतिनिधि सरकार का सूत्रपात अवश्य माना जा सकता है। अब अधिनियम का दोष देखिए, परोक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से भारतीयों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो सका था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कोई भी सदस्य पूरक प्रश्न बजट में नहीं पूछ सकता था, न मतदान कर सकता था। ये तथ्य ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में कंफ्यूज किया जा सकता है कि पूरक प्रश्न पूछने और मतदान देने का अधिकार था कि नहीं था। ठीक है, यहाँ लास्ट इसमें पॉइंट देखिए, सामान्य प्रश्न पूछने के लिए भी 6 दिनों की पूर्व सूचना देना अनिवार्य था। इस प्रकार यह अधिनियम भारतीय जन आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहा। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को इस माइंड मैप के जरिए आप एक नज़र में याद कर सकते हैं। देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। पहला पॉइंट देखिए, गवर्नर जनरल की परिषद सर्वोच्च परिषद का विस्तार। दूसरा, प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार। नेक्स्ट देखिए, परिषदों का बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। ठीक है, नेक्स्ट, प्रांतीय विधान परिषदों की विधायी शक्ति में विस्तार किया गया। फिर परिषदों में अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का शुभ आरंभ किया गया। नेक्स्ट देखिए, संसदीय व्यवस्था का शुभ आरंभ। अब इस अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जिसे आप हल कर सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के विषय में निम्नांकित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ठीक है, अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने में कहाँ तक सफल रहा? मूल्यांकन कीजिए। ऊपर दिए गए अभ्यास प्रश्न के उत्तर नीचे यहाँ दिए गए हैं, आप इसे हल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अधिनियम अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे संबंधित कोई क्वेरी या सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मेरे अगले वीडियो का अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।